हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी बुक जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर को, जो है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के सेकेंड पार्ट को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हमने फोर्थ पार्ट में यानी 4 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी लैंड के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सोइल होता क्या है, और आने वाले 2 लेक्चर्स में हम वाटर और उसके बाद वाले लेक्चर में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं सोइल के बारे में, यानी सोइल रिसोर्स के बारे में। तो चलिए पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो एक बार सम अप कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि लैंड एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और 70% वाटर होता है, 30% लैंड होता है, और उस लैंड का 30% में ही लोग रहते हैं। बाकी 70% क्या है कि इनहैबिटेड है, वहाँ लोग नहीं रह सकते। वहाँ क्या बेसिकली या तो जंगल है, या तो माउंटेन, या तो डेजर्ट है, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने देखा था कि लैंड का यूज कैसे होता है। लैंड का यूज हम माइनिंग में हो सकता है, या घर बनाने में, रोड्स बनाने में, इंडस्ट्रीज लगाने में, फॉरेस्ट्री करने में, या एग्रीकल्चर बेसिस पर उसका यूज हो सकता है। फिर हमने देखा है कि लैंड 2 टाइप के होता है, एक होता है प्राइवेट, एक है कम्युनिटी। प्राइवेट क्या होता है, जैसे कि हमारा घर, जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा या फैमिली मेंबर द्वारा ऑन किया जाता है। दूसरा क्या है कम्युनिटी, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी सोसाइटी द्वारा ऑन किया जाता है, जैसे क्या हो गया टेम्पल, पार्क वगैरह वगैरह। फिर हमने क्या देखा था कि हम लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। लैंड को कंजर्व कैसे कर दिया जा सकता है, एफोरेस्टेशन कर कर, यानी पेड़ लगा कर, डिफोरेस्टेशन कम कर कर, ओवर ग्रेजिंग कम कर कर, ओवर माइनिंग कम कर कर। और इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बेसिकली बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या क्या दुष्प्रभाव का हो सकते हैं, बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं किसके, ओवर ग्रेजिंग करने के, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने के। और इसके लिए गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और इंश्योर करे कि लैंड का जो हमारा कंजर्वेशन है अच्छी तरह से हो सके। तो मूव ऑन करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो है सोइल, यानी आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में, सोइल के बारे में। सोइल होता क्या है पहले हम देखते हैं। तो सोइल क्या है बेसिकली, सोइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सोइल क्या है, बहुत थिन लेयर है किसका, हमारे अर्थ सरफेस का, जो कि ग्रेनी सब्सटेंस से बना होता है। यानी वो आप देखोगे कि मिट्टी टुकड़ा 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 टाइप में रहता है, वो एक पेस्ट की तरह नहीं होता है। तो ये आपने सोइल्स के टाइप्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि सोइल्स बहुत टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ का भी लेयर्स होता है, टॉप सोइल, सब सोइल एंड बेड रॉक। तो टॉप सोइल का ये थिन लेयर है जिसे हम बोलते हैं सोइल। सोइल किससे बना होता है, सोइल बना होता है ऑर्गेनिक मैटर से। तो मैटर 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जो चीज प्लांट्स और एनिमल से बने होते हैं, कैसे, उनके मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डिके हो जाने के बाद, सड़ जाने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। यानी सिंपली जो चीज प्लांट्स और एनिमल से बने हो उन्हें क्या होगा ऑर्गेनिक, और जो प्लांट्स और एनिमल से मिलकर नहीं बने हो, उसमें और कुछ हो, तो वो क्या होगा बेसिकली इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल कर सकते हो आप, सिंथेटिक कर सकते हो। तो सोइल किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनकर मिलकर बना होता है, मिनरल से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, मिनरल, आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह। एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ, और बहुत सारे रॉक से मिलकर बने होते हैं जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सोइल। तो मैंने ये बात आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी जब हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि छोटा सा 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल का फॉर्मेशन होने में, 1 सेंटीमीटर तो इतना छोटा ही होगा, इतना सोइल का फॉर्मेशन होने में बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, 100 हजारों साल लग जाते हैं। तो सोइल प्रोफाइल रेफर्स टू, सोइल प्रोफाइल आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सोइल प्रोफाइल के बारे में, एक ऐसा दिया होगा बेसिकली, इसमें टाइप्स ऑफ सोइल दिए हुए होंगे। तो हम ये आगे देखेंगे अभी कि सोइल प्रोफाइल होता क्या है। तो सोइल प्रोफाइल क्या होता है, इट इज अ लेयर स्ट्रक्चर, एक लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है विच स्प्रेड फ्रॉम द पैरेंट रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस,
जो कि क्या होता है कि पेरेंट रॉक से लेकर कहाँ जाता है, टॉप सोइल सरफेस तक। आपने पढ़ा होगा नीचे पेरेंट रॉक, बेड रॉक वगैरह वगैरह के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो सोइल में हमें आगे दिया हुआ है द 4 लेयर्स ऑफ सोइल प्रोफाइल, यानी सोइल प्रोफाइल के 4 लेयर के बारे में हमें दिया हुआ है, हम उसको अच्छे से पहले समझेंगे। सो दिस इज द सोइल प्रोफाइल, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 या लेयर 4। पहला लेयर किसका होता है, ये होता है टॉप सोइल। तो टॉप सोइल किस में होता है, विथ ह्यूमस, उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है, वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी क्या होता है, प्लांट्स फाउंड इन स्पेसिफिक प्लेस आर नोन एज वेजिटेशन। दूसरा क्या होता है, टॉप सोइल के बाद आता है हमारा सब सोइल। तो इस सब सोइल में क्या होता है, सब सोइल में होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसमें बालू, मिट्टी वगैरह होता है। थर्ड क्या होता है हमारा, वेदर्ड रॉक मटेरियल, जैसे वेदर्ड रॉक मटेरियल इसमें होता है। और फोर्थ और लास्ट होता है हमारा पेरेंट रॉक। ये किसका लेयर होता है, बेसिकली इस लेयर में बहुत सारे रॉक्स होते हैं। तो सोइल प्रोफाइल का बेसिकली आपको डायग्राम आपके बुक में भी दिया होगा। पहला आता है टॉप सोइल जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होते हैं। दूसरा आता है सब सोइल जिसमें सोइल, सिल्ट एंड क्ले। तीसरा आता है हमारा लेयर्ड वेट रॉक और चौथा आता है हमारा पेरेंट रॉक। ये आप बेसिकली याद रखना, आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सोइल प्रोफाइल, जैसे कि 4-5 मार्क का ये आता है। तो आप ये हमें अच्छे से ये पढ़ लेना इसको एक बार। सो इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स डिफरेंट सोइल्स कैन बी ऑब्जर्व। तो इंडिया में या आप बात करो वर्ल्ड में बहुत टाइप के अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के तो सोइल होते हैं। हर एक जगह एक जैसा तो सोइल हो नहीं सकता है। तो फिर ये जियो क्लाइमेटिक रीजन। व्हाट डू यू मीन जियो, जियो मीन्स अर्थ। तो हम ये सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी यानी ज्योग्राफी, यानी इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली अर्थ से जुड़े फेनोमिनल्स के बारे में। तो बहुत सारे जो क्लाइमेटिक रीजन्स होता है हमारे अर्थ का, वो क्या होता है, मेक द सोइल डिस्टिंक्ट एंड वराइड फर्टिलिटी ऑफ सोइल अकर। तो इसमें क्या होता है कि सोइल में बहुत अंतर होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सोइल होते हैं, उनका फर्टिलिटी अलग होता है, उनका कंपोजिशन अलग होता है, उनका कलर अलग होता है वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप। अब हर एक सोइल में तो हर एक टाइप ऑफ क्रॉप्स नहीं उग सकता। आप सोच सकते हो कि हम बेसिकली बिहार एंड वेस्ट बंगाल में क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, लेकिन हम यहाँ एप्पल्स क्यों नहीं उगा पाते। हम कश्मीर में एप्पल्स उगाते हैं, सैफरन उगाते हैं, लेकिन वहां राइस क्यों नहीं उगा सकते। आपने कभी सोचा है, हम नागपुर में ऑरेंजेस का खेती करते हैं, क्या हम वहाँ लीचीज का खेती कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का सोइल टाइप अलग होता है। आप देखोगे बेसिकली एक रीजन में एक ही टाइप के बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर एक जगह का सोइल जो स्ट्रक्चर होता है, उसका कंपोजिशन होता है, सब बाकी सबसे अलग अलग होता है। और वो सुटेबल होता है कि वहाँ सिर्फ एक ही टाइप ऑफ क्रॉप्स उग सकते हैं, या ऐसे ही क्रॉप्स उग सकते हैं जो कि वो उस रीजन में अच्छी तरह से उग सके। अगर हम सोचे कि सारे के सारे क्रॉप्स एक जगह उग जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स को उगने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट की या अलग अलग टाइप ऑफ रेनफॉल वगैरह की आवश्यकता होती है। सो फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि सोइल फॉर्मेशन के लिए, मिट्टी के बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी किन किन कारणों से इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, यानी मिट्टी बनती है। द मेजर फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है सोइल फॉर्मेशन का, द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। हमारे पेरेंट रॉक का जो सबसे बॉटम लेयर होता है जो सोइल प्रोफाइल का, वो क्या होता है, पेरेंट रॉक या बेड रॉक। तो ये क्या होती है, बेसिकली इसके कारण ही सोइल फॉर्मेशन होता है। और बाकी सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप ले सकते हो हमारा हो गया वाटर हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, ओशन करंट हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण क्या होता है, सोइल का फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो पाता है। और अलग फैक्टर दिए हैं जैसे टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा जो फैक्टर्स डिपेंडेंट होता है, जैसे हमारा टोपोग्राफी हो गया, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी ऑर्गेनिक क्या दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड जो एनिमल्स के जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, किस लिए, सोइल के फॉर्मेशन करने के लिए वो भी हेल्प अपना करते हैं।
और इसके लिए क्या करता है कि टाइम लगता है, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं, किसके लिए, सोइल के फॉर्मेशन के लिए, और उसमें अलग अलग टाइप का कॉम्पोजिशन होता है। सो पेरेंट रॉक डिटरमाइन द कलर, टेक्सचर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द सोइल। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि सोइल का कैसा टाइप ऑफ होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, ये डिटरमाइन करता है उसका पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक से सोइल का फॉर्मेशन होता है वो डिटरमाइन करता है, उसी वही निर्धारित करता है कि सोइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, वो कौन कौन सा मिनरल्स होगा, उसमें कौन कौन से कंटेंट होके, या ह्यूमस होगा, या सल्फर होगा, या पोटाश होगा, या पोटाशियम होगा, वगैरह वगैरह, और उसका परमिएबिलिटी भी कैसा होगा, यानी वो किस टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करने में मदद करेगा, उसमें वाटर का कंटेंट कितना होगा, या आप कह सकते हो कि उसमें कौन सा क्रॉप अच्छी तरह से उगेंगे, या कौन सा क्रॉप के लिए वो इस जरूरतमंद नहीं होगा, उसको कितना वाटर चाहिए, कितना रेन चाहिए, वगैरह वगैरह। सो आगे दिया हुआ है हमें, रिलीफ डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सोइल। तो जो रिलीफ होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। जो हाइट और स्लोप होता है वो डिटरमाइन क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द सोइल को, यानी सोइल किस तरह से बनेगा, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, उसको बनने में कितना टाइम लगेगा, वो किस किस के लिए हेल्पफुल हो सकेगा। तो फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा? तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन। तो फ्लोरा की जहां बात आए अब हम उसको कंसीडर करेंगे प्लांट्स, एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिकली तो आपको पता ही होगा, ये आपके साइंस का सेकंड चैप्टर है। अगर आपने इसका लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर भी देख सकते हैं। आपको 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी अपलोडेड वीडियोस, आप जाकर प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर सकते हो। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सोइल। इससे क्या होता है कि सोइल में ह्यूमस का कंटेंट डिफाइन करता है, यानी सोइल कितना फर्टाइल होगा, ये कौन अफेक्ट करता है, फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो आगे दिया हुआ हमें क्लाइमेट डिटरमाइंस, यानी जलवायु जो वेदर होता है। क्लाइमेट और वेदर में मैंने फर्क बताया था आपको, क्या होता है वेदर, क्या होता है कि आप बात करो आज का मौसम, कल का मौसम, वो क्या वेदर, और जब आप बात करो कि एक महीने का मौसम, यानी एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉन्ग टाइम, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट बेसिकली टेम्परेचर का पता हम क्लाइमेट से ही चलता है कि आज गर्मी होगी, बारिश होगी, ठंडी होगी, बर्फ गिरेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल कौन डिटरमाइन करेगा, क्लाइमेट, विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन द प्रोसेस सोइल फॉर्मेशन। और जब टेम्परेचर और रेनफॉल क्या डिफाइन करता है कि सोइल में ह्यूमस का कंटेंट कितना होगा, बिकॉज रेनफॉल इज वेरी एसेंशियल फॉर द सोइल फॉर्मेशन। सो टाइम डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल। तो जितना टाइम लेगा वो थिकनेस सोइल प्रोफाइल का डिटरमाइन करेगा। सो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। तो आप सोच सकते हो कि 100,000 साल लग जाते हैं बस 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल को तैयार होने के लिए। So soil formation is not just the result of only a single factor mentioned above. वो कोई एक फैक्टर से होकर सोइल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, एक मिक्सचर ऑफ ऑल फैक्टर्स लगते हैं, और दिस फैक्टर्स आर नोन एज जियो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर क्या होता है, हमारे सोइल का फॉर्मेशन में मदद करते हैं बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोइल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मिनरल बैलेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, किस लिए, फॉर द इम्पॉर्टेंट रोल इन सोइल न्यूट्रिएंट साइकिल, सोइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स को ह्यूमस मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जो क्या होता है बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये किसका बैलेंस इंपॉर्टेंट करने में मदद किया, मिनरल्स का बैलेंस, यानी जो हमारा कोल है वो किससे बनता है, प्लांट रिमेन से, यानी पौधा जब मिलियंस ऑफ ईयर में सड़ जाते हैं, डिके हो जाता है, उससे क्या बनता है हमारा कोल। और पेट्रोलियम किससे बनता है, एनिमल से, यानी जब एक्वेटिक एनिमल बहुत साल बाद मरकर सड़ गल जाते हैं तो उससे क्या बनता है हमारा मिनरल्स, यानी पेट्रोल, डीजल, कोल टार, कोक वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं और मिनरल्स का बैलेंस बनाने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है हमारे सेशन के लास्ट टॉपिक की।
तो अब हम बात करेंगे इसमें डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी सोइल कैसे हमारा डिग्रेडेड हो रहा है, खराब हो रहा है डे बाय डे, और हम इसका कैसे कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं, यानी किस वे में हम इसको बचा सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ था मेजर थ्रेड्स। तो मेजर थ्रेड क्या है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो सोइल का जो खराब हो रहा है वो क्या है, सोइल इरोजन के कारण हो रहा है, डिप्लेशन के कारण हो रहा है। सोइल इरोजन क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है, एक तो क्या होता है कि सोइल डिप्लेट हो रहा है, उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और क्या होता है द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर वगैरह वगैरह, उसको हम क्या बोलेंगे, सोइल इरोजन। सो ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो ह्यूमन बीइंग्स है हम और नेचुरल फैक्टर भी किसके लिए, सोइल डिग्रेडेशन के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। हम ह्यूमंस के बीइंग के कारण भी सोइल खराब होता है और नेचुरल फैक्टर्स के कारण भी। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, सोइल को बेसिकली ऐसे डिप्लेट करते हैं, उसको अशुद्ध करते हैं, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं वो वाटर्स में जाते हैं, सोइल्स वगैरह को सबको हार्मफुल पहुंचाते हैं। और जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जैसे बारिश हो गया, या आप हो सके विंड हो गया, ओशन करंट हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, बेसिकली लैंड को, सोइल को डिग्रेडेट करते हैं। आगे क्या है हमारा, डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई करना, बहुत ज्यादा जानवरों को ग्रेज कराना यानी घास खिलाना, या बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना, पेस्टिसाइड का उपयोग करना, रेन वाटर, लैंडस्लाइड यानी मिट्टी का खसक जाना, फ्लड आ जाना यानी बाढ़ आ जाना, ये सब भी क्या है, सोइल डिग्रेडेशन के फैक्टर है। सपोज करो जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आता है, तो क्या होता है, एक ही जगह बहुत टाइम तक पानी जमा रह जाता है, जिससे क्या होता है कि सोइल का जो फर्टाइल लेयर होता है वो वॉस्ट अवे हो जाता है, यानी यहाँ से बहकर चला जाता है। तो आप सोच सकते हो कि लैंड डिग्रेडेशन में कितने सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड को डिग्रेडेड करते हैं। तो सोइल कंजर्वेशन रेफर्स टू, सोइल कंजर्वेशन क्या होता है, सोइल का बचाना, कंजर्वेशन से ही समझ में आता है उसका प्रिवेंट करना, उसका बचाना, वो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना उसका है, और उसका एफिशिएंट यूज करना, अच्छे से यूज करना, और प्रिवेंशन करना, उसको किससे बचाना, सोइल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, सोइल कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। क्या क्या आया, प्रोटेक्शन करना, एफिशिएंट यूज करना, और उसका प्रिजर्वेशन करना। सो आगे दिया हूं मैं मल्चिंग। मल्चिंग एक मेथड है, कौन सा मेथड है, मल्चिंग इज अ मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो इससे क्या होता है, मल्चिंग एक ऐसा मेथड इन विच बेयर ग्राउंड, एक खाली जो ग्राउंड है वो क्या किया जाता है, बिटवीन प्लांट्स, और यहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इसको क्या किया जाता है, इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दिया जाता है। बेसिकली क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉस हो सकते हैं, कुछ तिनके हो सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली जब सन से क्या होता है कि सोइल का मॉइस्चर खत्म नहीं होता है, इसमें नमी प्रेजेंट रहती है। तो मल्चिंग प्रोसेस द्वारा क्या होता है कि सोइल का जो मॉइस्चर होता है उसको बरकरार रखने में मदद मिलता है, उसको रिटेन किया जाता है। किस प्रोसेस द्वारा, मल्चिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट मेथड इज काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स से समझ में आता है कि इसमें हम क्या लगाते हैं, बेसिकली बैरियर्स लगाते हैं। सो इस मेथड में क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। तो ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द टू कलेक्ट वाटर। इसमें क्या होता है, आपको प्लांट लगा है सपोज, ये हमारा फील्ड है, तो इसके आसपास क्या करेंगे, बेसिकली बैरियर्स लगा देंगे। वो स्टोन्स हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है, या बहुत बड़ा बड़ा ट्री हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जो रेन वाटर होगा या वाटर करंट आएगा, उससे ये प्लांट का फर्टिलिटी वॉश अवे नहीं होगा। और यहाँ भी एक कलेक्टिंग पॉट भी लगा दिया जाता है, एक टैंक भी लगा दिया जाता है, जो कि वाटर है यहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, उसका हम इरिगेशन पर्पस में बाद में यूज कर भी सकेंगे। तो दिस वाज नोन एज, फर्स्ट हमने देखा मल्चिंग क्या होता है, फिर हमने देखा काउंटर बैरियर क्या होता है। तो आगे दिया हुआ हमें टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग। ये सब किस लिए किए जा रहा है, हमने सोइल कंजर्वेशन के मेजर्स देख रहे हैं, यानी कैसे सोइल को बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ में दिया हुआ है ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो ये क्या किया जाता है, टेरेस फार्मिंग बेसिकली स्टेप्स बनाए जाते हैं या टेरेसेस बनाए जाते हैं, किस पर, स्टीप स्लोप पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर, क्योंकि जिस पर ग्रो अच्छे से उगाया जा सके। जिससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड द सोइल इरोशन। आप सोच सकते हो ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। या आमतौर पर कैसे सोइल होता है, ऐसे होता है, इस पर हम क्रॉप्स उगाते हैं।
और क्या होगा, जब एयर चलेगा या वाटर करंट आएगा तो एक ही बार में सारा का सारा जो सोइल है उसका क्या होता है, जो फर्टिलिटी होता है वो वॉश अवे हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, ऐसा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है ऐसे। तो सपोज करो आप जब इसका सोइल फर्टिलिटी उर्बी पे आएगा तो ये सब अच्छे से हो पाएगा। और जब रेन वाटर आता है, जब बारिश होती है तो ये आसानी से 1 by 1 इस पर पानी भी पहुंच जाता है और अच्छे तरह से इरिगेट हो जाते हैं। तो ये किसका बेसिकली बेनिफिट हुआ, किसका एडवांटेज हुआ, हमारा टेरेस फार्मिंग का। तो टेरेस से ही आप समझ सकते हो, टेरेस यानी छत की तरह, ये बेसिकली छत की तरह फार्मिंग होता है, 1 by 1 करके होता है। और इसका क्या होता है, जो एडवांटेजेस है वो भी आप याद रखना, इट रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोशन। सो नेक्स्ट जो कंजर्वेशन मेजर्स है वो क्या है, इंटर क्रॉपिंग। सो इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रॉज एज सोन एट द डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम रेन वॉश। तो अल्टरनेटिव रॉज में क्रॉप्स उगाए जाते हैं, यानी एक ही लाइन में सारे के सारे क्रॉप नहीं उगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी अल्टरनेटिव रॉज में क्रॉप उगा रहा है, यानी सोइल क्या करता है, बेसिकली लोग ऐसे ना उगा, कभी ऐसे उगाता है, ऐसा क्रॉस वाइज में, यानी एक दूसरे के अल्टरनेटिव उगाता है। इससे क्या फायदा होता है उन्हें, कि रेन वॉश का खतरा नहीं होता, यानी रेन आएगा तो सारा का सारा क्रॉप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बिकॉज दे आर प्लांटेड इन अल्टरनेट रॉस। सो आगे दिया हमारे काउंटर प्लोइंग। ये कैसा प्लोइंग मेथड है, यानी इसमें क्या किया जाता है कि द प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ द हिल स्लोप। इसमें क्या किया जाता है, प्लो किया जाता है। प्लो यानी क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, किस चैप्टर में हमने पढ़ा था इसको, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था इसको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, कि प्लो क्या होता है। तो इसमें क्या था, प्लो के बारे में हम पढ़ा था, एक हल के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद वो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स। इसमें काउंटर्स जो होते हैं, बड़े जो बैरियर्स होते हैं, उनके पैरेलली प्लो किया जाता है। और हिल स्लोप के पास फ्रॉम ए नेचुरल बैरियर टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप। और जिससे क्या होता है कि नेचुरल बैरियर लगाया जाता है, वहाँ कुछ ऐसा जो अरेंजमेंट किया जाता है जिससे पानी क्या होता है कि फ्लो करना स्टॉप हो जाता है, बंद कर देता है, किस तरफ, डाउन द स्लोप। अब पानी का जब बहना बंद हो जाएगा तो यहाँ जो क्रॉप्स है वो अच्छे तरह से उग पाएंगे, और यहाँ जो वाटर करंट है वो इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, सोइल इरोजन नहीं होगा। तो ये बेसिकली था हमारा काउंटर फ्लोइंग। सो आगे दिया हुआ हमें शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, आर द रॉस ऑफ ट्री प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। ये क्या होता है बेसिकली, शेल्टर बेल्ट। तो ये हमारा हो गया क्रॉप फील्ड। ये हमारा क्या है, क्रॉप फील्ड, और ये हमारे क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए। अब क्या होगा, सपोज करो आप विंड या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, या तो इधर से आएगी या तो इधर से जाएगी, या विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, या एनीथिंग हो सकता है। तो सपोज करो कि विंड जो है, हमारा जो क्रॉप लगा हुआ है बेसिकली, ये हमारा क्रॉप लगा हुआ है, और विंड जो है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। और जब विंड फ्लो करेगी तो ये क्या करेगी, इसका जो टॉप लेयर है, यानी जिसपे फर्टिलाइजर लेयर है, यानी जिसपे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, वो वॉश अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोइल इरोजन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है बेसिकली, जो एयर आता है वो इस पेड़ पर पड़ता है, और इससे पता चल जाता है कि वहाँ एयर का डायरेक्शन क्या है, और ये क्रॉप बीच वाले डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, शेल्टर बेल्ट। यानी इसका डेफिनेशन आप याद रख सकता है, ये एग्जाम में आपको आएगा, हो सके तो 1-2 मार्क का ये क्वेश्चन आता है। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, द रॉस ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। किसको बचाने के लिए, सोइल कवर को बचाने के लिए इसका यूज होता है, किसका, शेल्टर बेल्ट्स का। फिर आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स फार्मिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऑल्सो नोन एज क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है, ऑल्सो सम ऑफ द मेथड टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। तो इससे क्या होता है कि सोइल के फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, ये हमारा सपोज करो इसमें हमने क्रॉप लगाया, तो वो क्या करते हैं बेसिकली,
सपोज ये पैडी क्रॉप है, तो वो क्या करेंगे, इसके बीच बीच में और कोई दूसरा एक अल्टरनेटिव क्रॉप लगा देंगे जो पैडी के साथ बहुत अच्छे से उग पाए। सो दिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन करना या मल्टीपल क्रॉपिंग करना। और क्या होता है कि वो कोशिश करेंगे कि एक ही सीजन में 2 से 3 क्रॉप उगाया जा सके, यानी पहले पैडी उगा लिया, फिर वीट उगा लिया, मेज उगा लिया, और उसके साथ साथ सपोज कर सकते हो आप मस्टर्ड उगा लिया, यानी 3-4 क्रॉप साल में उगाया जा सके, यानी फील्ड को कभी वो खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब क्या सोइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को कम करके, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, कॉज ऑफ सोइल डिग्रेडेशन, यानी सोइल डिग्रेडेड होता है, सोइल खराब होता है किसे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज कर से। और इससे क्या होता है, इससे ये भी चांस होता है कि सोइल का फर्टिलिटी जो है, जो भी लॉस हो जाए वो भी खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल कर सकें। सो लास्ट पॉइंट दिया हुआ मैं, यूज ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी। तो आपको ये बेसिकली पता होगा, यूज ऑफ HYVs क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ किसका, सीड्स, यानी सीड्स का जो अच्छा से अच्छा वैरायटी हो उसका यूज करना चाहिए जिससे अच्छा क्रॉप उग सके और अच्छा यील्ड देने वाला, यील्ड मतलब क्या होता है, पैदावार, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला ही क्या होता है कि इट्स अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा सीड का यूज़ करना चाहिए जिससे अच्छा से अच्छा प्लांट आ सके। और क्रॉप का जो वैरायटी भी हमारे पास बहुत टाइप का होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, बहुत बड़ा, ये तो हमें सोच समझ के ही अच्छा से अच्छा बीज बोना चाहिए जिससे हमें अच्छा से अच्छा फसल मिल सके। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने पढ़ा सोइल के बारे में, हमने पढ़ा सोइल होता क्या है, सोइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन के बारे में, यानी सोइल फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, वो कैसे उसका निर्माण होता है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन का हमारा टॉपिक होगा, यानी 3rd लेक्चर का, हम इसके आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे वाटर के बारे में और वाटर से जुड़े फिनोमिनन्स के बारे में, और लास्ट लेक्चर यानी 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के यानी लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के 3rd पार्ट के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।